सुप्रभात बच्चों, हम अनिल कुमार गोस्वामी आपका साइंस टीचर इस यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में एजुकेशन फॉर स्किल्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए पुनः आज हम बात करते हैं क्लास 6 चैप्टर 2 पास पड़ोस की वस्तुएं। इसमें हम सर्वप्रथम आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, पदार्थ मौलिक इकाई से बने हैं, तत्व यौगिक और मिश्रण की जानकारी, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, अणु अथवा परमाणु, इतने बिंदु का हम इस अध्याय के माध्यम से अवलोकन करेंगे। तो चलिए, पहला है कि लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि किन वस्तुओं का प्रयोग हम वाहन के लिए करते हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनी हैं। यानी तमाम प्रकार की वस्तुएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इस क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं और वर्ग का अर्थ है समूह। आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्र करते हैं। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे बाल्टी हो गया, कील, खुरपी, कुदाल, थाली, पहिया, बल्ला, रैकेट, मग आदि। यानी बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो कि उनके वर्गीकरण से हम वस्तु के प्रकार से हम समझ जाते हैं कि यह वस्तु किस प्रकार की है। यानी बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी, कुदाल तथा खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बने हैं, पुस्तक कागज से बनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यानी हम इस प्रकार से वस्तुओं के वर्गीकरण में पता कर लेते हैं। हमने पाया कि वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास कांच अथवा स्टील धातु से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप इस तालिका के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हंसिया किस चीज़ से बनाई है, चाकू किस चीज़ से बनाया गया है, पीछे आपको मिला है अभी, मेज किस चीज़ से बना है, अलमारी किस चीज़ से बना है, कुल्हाड़ी किस चीज़ से बना है। यानी ऐसे वस्तुओं का हम अवलोकन करेंगे इसमें। संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में इसे सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या रेत का एक कण, सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। तो इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरते हैं। तो हम पहला बिंदु जो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पदार्थ की अवस्थाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वह क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। अपने नारियल का तेल देखा होगा, नारियल का तो तेल सब लोगों ने देखा ही होगा। ठंडे में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी में तरल द्रव के रूप में हो जाता है। मोम सभी लोग जानते होंगे, मोमबत्ती। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है। यदि हम द्रव मोम गर्म करते जाएं तो वो मोम की वाष्प यानी उड़ जाता है, वह पुनः बन करके उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, जल तथा जलवाष्प के रूप में देखते हैं। यानी जल को तीनों रूप में हम देखते हैं। वही जल है जो बर्फ के रूप में हो जाता है तो उसे ठोस कहते हैं। अगर वही जल के रूप में होता है यानी द्रव के रूप में हो जाता है, तथा वही जलवाष्प जो होता है अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वह गैस के रूप में भाप बन करके उड़ जाता है। यानी द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल बिना घबराते हुए आप कह सकते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस।
यानी यही तीनों अवस्थाएं हैं जो कि इस बिंदु का सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप बिना हिचकिचाए आप बोल सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इन तीनों का अलग अलग से आकलन हम करेंगे कि आखिरकार कैसे इन तीनों को अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए ध्यान से, कांच की गोली को एक थैले में निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली में थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार, यह आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं जिनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठोस यानी इसके कण पास पास होते हैं, इसमें गैपिंग नहीं होता, और जो द्रव के कण होते हैं वो आपस में सटे नहीं होते हैं, उसके बीच में गैपिंग होती है। बात समझ में आ गई? आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ठोस के अपेक्षा द्रव के कण जो होते हैं दूर होते हैं, और द्रव के अपेक्षा गैस के कण भी क्या होते हैं, दूर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे आकलन किया गया है, आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस, इन तीनों का आकलन आपके बीच आपके सामने किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठोस के अणु पास पास सटे हुए हैं, और ठोस में एग्जाम्पल भी दिया है जैसे ईंटा, और यहाँ द्रव के कण जो होते हैं आपस में सटे नहीं हैं, काफ़ी दूरियाँ हैं इसमें द्रव की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। तो यहाँ पे देख रहे हैं द्रव एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पे आता है गैस, गैस के अणु पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपने समझा कि ठोस, द्रव और गैस क्या है, इस पर हम ज़्यादा लंबा समय तो बात नहीं कर सकते, यानी बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम कम में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप पुनः क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में पूरा हम नहीं पढ़ सकते, जो इम्पोर्टेंट्स है, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रवों से दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ क्या करते हैं, व्यवस्थित रखता है। गैस, अब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं कि अपने खेत जोतते हुए ट्रैक्टर को, सड़क पर मोटर कार तथा मोटरसाइकिल को चलाते हुए घर में जलती हुई आग देखा होगा। आपने यह देखा होगा कि इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। जब आप चूल्हे पर गैस जलाते हैं, जब आप आग जलाते हैं तो इस अवस्था में पदार्थों की आयतन दोनों निश्चित नहीं होते, यानी पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। बात समझिएगा। ठोस में क्या होता है, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या प्रत्येक बार आकार एवं आयतन एक समान रहा है। हम पाते हैं कि उन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। किसमें? यह यानी द्रव की बात की जा रही है। और ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, सिर्फ आयतन निश्चित होता है। और गैस में ना ही आयतन और ना ही आकार निश्चित होता है। तो ये समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि द्रव में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसा कि आपको फिर पुनः एक बार दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। तो आप सीधे सिंपल भाषा में यही देंगे कि ठोस क्या है, तो ठोस में कहेंगे कि आयतन और आकार निश्चित होता है
अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव में आकार निश्चित नहीं हो सकता, वह जिस आकार में हम रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। बस इतना ध्यान देना है कि आयतन, द्रव में आयतन निश्चित होता है और गैस में ना ही आयतन और ना ही आकार निश्चित होता, ये दोनों अनिश्चित होते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरी चीज़ें हम आते हैं कि चुंबकी तथा अचुंबकी। अब इसमें घुलनशील और अघुलनशील भी वस्तुएं आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक, पाउडर, मिट्टी का तेल, खाने का सोडा, लकड़ी थोड़ी मात्रा लें। कांच के प्रत्येक गिलास को पानी में आधा आधा कर लें तो कुछ समय तक कांच के गिलास को हम क्या कर सकते हैं, कुछ पदार्थ पानी में लुप्त हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं। इसका मतलब है कि पदार्थ में पानी में घुल जाते हैं जो पदार्थ घुलनशील कहलाते हैं। घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। अगर विलेय पदार्थ आपसे कोई पूछे कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं तो आंसर आप दे सकते हैं कि जो वस्तुएं, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। और अविलेय तथा अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे पत्थर हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, ये पानी में घुलेंगे नहीं, इसलिए इसे अघुलनशील या फिर अविलेय पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए हम आगे देखते हैं चुंबकी तथा अचुंबकी पदार्थ। चुंबकी पदार्थ क्या है, अचुंबकी पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकी तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता अचुंबकी पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। यानी अगर उसमें आयरन की मात्रा हो, अगर लोहे की मात्रा हो उसमें, तो वह क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब दूसरी बात यह है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पे चुंबकी और अचुंबकी। चुंबकी में जैसे लोहा हो गया, है ना, और अचुंबकी में जैसे हो गया लकड़ी। यानी चुंबकी में दोनों सिरे जो होता है, अगर आग जलाएं, आग जलाने पर अगर उसे गर्म करें तो दोनों से सिरे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो वो समझ लीजिए कि चुंबकी होगा। अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वह एक ही वस्तु सिर्फ गर्म होती है, एक ही तरफ की अगर गर्म हो रही है तो वो समझ जाइएगा कि वह सिर्फ कौन सी पदार्थ है, अचुंबकी पदार्थ है। बात समझ में आ गई। चुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चिपक जाते हैं या फिर गर्म करने पर दोनों सिरों पर गर्म हो जाते हैं, उसे चुंबकी पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकी पदार्थ उसे कहते हैं जो गर्म करने पर दोनों सिरों पर गर्म नहीं होते हैं, उसे अचुंबकी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी को हम गर्म करें तो सिर्फ जहाँ पे हम गर्म करेंगे वहीं पे गर्म होगा, दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होगा। अगर हम लोहे को गर्म करें तो लोहे का एक सिरा अगर हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरा वाला सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि वह चुंबकी पदार्थ है। बात समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी। हम सभी को पता है क्या जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जल का सूत्र होता है H2O। H फॉर हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। यानी अगर आपसे ये कोई कहे कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से जल का निर्माण होता है। आप इस प्रकार से उसका बता सकते हैं परिभाषा कि जल कैसे बनता है या जल का निर्माण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से बना सकते हैं। कोयले में उपस्थित कार्बन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण प्रयासों द्वारा इस बात का पता लगा है अनेक पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बने हैं। जल, कपास, कार्बन डाइऑक्साइड, रबड़ जैसे बहुत से पदार्थ किन पदार्थों से मिलकर के बने हैं, यह ज्ञात करना संभव हो गया है। किंतु प्रकृति में पाए जाने वाले 92 पदार्थों के लिए यह बताना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है कि ये पदार्थ
अन्य पदार्थों से मिलकर बने ही नहीं हैं। जैसे तांबा केवल एक ही प्रकार के पदार्थ तांबे से बना है, वह अन्य पदार्थों से नहीं बनता। यही बात सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जैसे कई धातु, गंधक, फास्फोरस के लिए भी सत्य है। यानी ये सब ऐसे हैं पदार्थ जो सिर्फ एक ही धातु से बने हैं। ऐसे पदार्थों को प्रकृति के मूल तत्व समझा जाता है, प्रकृति के मूल तत्व समझा जाता है, इसलिए इन्हें तत्वों के नाम से जाना जाता है। यही तत्व आपस में मिलकर अनेक पदार्थों से बनते हैं जिन्हें यौगिक कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि तत्व किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक ही पदार्थों से बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक फास्फोरस हो गया, गंधक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? ये सब एक ही तत्व से बनते हैं, एक ही पदार्थ से बने हैं, इसलिए यह तत्व कहलाएगा, मूल तत्व कहलाएगा। बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज़, जिन्हें यौगिक कहलाते हैं, यानी तत्व के ऐसा पदार्थ जो कई तत्वों के संयोग से मिलकर के बनता है, यानी कई पदार्थों से मिलकर के बनता है, उसे हम अगर तत्वों के संयोग से मिलकर के कई तत्व उसमें आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम यौगिक का निर्माण देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगर कई तत्वों से मिलकर के बनता है, वह पदार्थ जो कई तत्वों से मिलकर के बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिल करके यौगिक बनाते हैं। साफ शब्द में बस यही है यौगिक का परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि यौगिक किसे कहते हैं, तत्व आपने जाना कि तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ से बनते हैं, उसे तत्व कहते हैं, ठीक। यौगिक किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर के बनते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। बस हो गया। प्रकृति में पाए जाने वाले करोड़ों भिन्न भिन्न पदार्थों की बनावट जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसके लिए बार बार प्रयोग किए गए हैं। उन्होंने देखा कि अधिकांश पदार्थ यौगिक ही हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, जल, सोडा, पौधों में निर्माण होने वाले भिन्न पदार्थों से सब यौगिक ही हैं। इनमें से कई पदार्थ एक से अधिक यौगिक से बने हैं, यानी वह एक से अधिक यौगिक से भी बने हैं, यानी कई तत्वों को मिलाकर के एक यौगिक का निर्माण होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि कई यौगिकों से बने हैं। आप समझ लीजिए। अब आप नींबू का शरबत कैसे बनाते हैं? मिश्रण है। शरबत पीने पर आपको नींबू चीनी के स्वाद का अनुभव भी हुआ होगा। इससे स्पष्ट है कि शरबत में चीनी, नींबू, पानी मिलाकर भी अपने गुण नहीं खोते हैं, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मकान बनाने के लिए में बालू, सीमेंट, पत्थर के टुकड़े मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है। इससे ये पदार्थ बिना बदले हुए रहते हैं। आप लोगों ने यह देखा होगा कि कभी कभी अलग पदार्थ आपस में मिले तो जाते हैं, परंतु उनके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, शरबत, चाट, कंक्रीट आदि ये सभी पदार्थ क्या हैं? मिश्रण है। यानी जिन पदार्थों में कई पदार्थों को मिला करके, कई यौगिकों को मिला करके निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत, चीनी हो गया, पानी हो गया, यानी मिलाते हैं ना, नींबू हो गया, कई मिश्रण मिलाते हैं उसमें, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो सारा चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। चाक अथवा कोयले का टुकड़ा लीजिए, इसे पीट कर कई टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए। इसे हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना अधिक पीसें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। जब यह पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें, छानने के बाद बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अत्यंत छोटे अनेक कणों से मिलकर बने हैं। इस प्रकार और अति सूक्ष्म कण की परिकल्पना करते हैं, यानी ऐसे ऐसे हम कण का परिकल्पना करते हैं आगे। इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है ना, क्योंकि सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु और परमाणु ही होते हैं, है ना। तो आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं, परंतु किन्हीं दो तत्वों या यौगिकों के अणु भिन्न होते हैं।
किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। यानी अणु उसे कहते हैं किसी तत्व अथवा यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं, है ना। और पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे अगर लोहे को हम विभाजित करें तो उसका गुण जो है खत्म होने वाला नहीं है, उसे हम अणु कहते हैं। और किसी तत्व अथवा यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं। और परमाणु किसे कहते हैं, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु और परमाणु को नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। तत्व के संयोग से संयोगिक का बनना रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं जबकि दो तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न होते हैं। तो यह आपको ध्यान रहे, यह आपको आगे क्लास में भी मिलेगा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में भी मिलेगा। यानी आगे की पढ़ाई के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। आप इसे सिर्फ अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको आंसर सभी के सभी आंसर मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप इसे लर्न अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाएंगे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं वो ज़रूर प्रयास करेंगे। एक बार में समझ में आपको नहीं आ रहा है, 2 बार देखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल अवश्य ही इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि यह आगे आपके जीवन में प्रयोग होने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।